जय हिंद साथियों, मैं बार सब इंस्पेक्टर प्रियस रंजन, आपका दोस्त और होस्ट, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाकी में आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर फिजिक्स के PYQ की कड़ी में आज का वीडियो अंतिम वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, इसमें भी आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। अगर टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग अगर करा रहे हैं तो आपको कम से कम 60 से 70 नया चीज सीखने को मिलेगा। तो साथियों, जिस तरह से आप लोग वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को आप लोग सपोर्ट किए हैं, प्यार दिए हैं, उसी तरह वीडियो नंबर 6 को भी प्यार दीजिए। आप लोग को प्यार से क्या होगा कि हम लोग का भी मोटिवेशन बना रहेगा और उसके बाद हम लोग राजस्थान का रेडियो ऑपरेटर का PYQ लाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, अगर आप लोग प्यार नहीं दीजिएगा तो फिर ये नहीं आ पाएगा। तो इस वीडियो में आप लोग देखिए, पिछला वीडियो टेस्ट नंबर 5 था, आप इसको मॉक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। अगर आप बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको एज ए मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका कितना दिन बचा है, 18 से 19 दिन बचा है। तो आपका तैयारी भी एक तरह से आपका परख जाएगा कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। हाँ, टेस्ट नंबर 5 में आप लोग का स्कोर ठीक ठाक है, उतना भी अच्छा नहीं है ना उतना खराब है। तो भाई आप लोग कहाँ कमी कर रहे हैं, आप लोग रिवाइज खूब कीजिए, ठीक ना। रिवाइज करने में दिक्कत कर रहे हैं तो देखिए, टेस्ट नंबर 6 में अगर जिनका स्कोर 25 से एबव है वो फुल्ली सेफ है, और जिनका स्कोर 20 से 25 के बीच में है उनको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, और जिनका स्कोर 20 से नीचे है ना दोस्तों, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अभी भी आप लोग गिव अप मत कीजिए, अभी भी 18 दिन है, बहुत काफी है आप लोग की तैयारी के लिए। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए साथियों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जय साथियों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाकी में। ये यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था। असिस्टेंट ऑपरेटर को ही हम लोग के यहाँ रेडियो ऑपरेटर बोला जाता है। तो इसका एग्जाम हुआ था यूपी में, 2024 का पेपर है, ठीक है। ये छठा नंबर सेट है। 5 सेट हम लोग करा चुके हैं। देखिए, असिस्टेंट ऑपरेटर है, 5 सेट हम लोग करा चुके हैं। और जो 5वां सेट और छठा सेट है, ये सेट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सेट नंबर 1, 2, 3, 4 से हटके इसमें क्वेश्चन है आपको। और यहाँ पे आपको एक अच्छा इसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर इसमें आपका स्कोर भाई 26 से अच्छा है, 25-26 से अच्छा है, तो मतलब आप सही पोजीशन पे हैं, सही डायरेक्शन में हैं। और 20 से 25 के बीच में है तो थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। अब 20 से कम है तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है साथी। अभी भी 18-19 दिन है, अभी भी आप कर सकते हैं। हार नहीं मानना है, अंत तक हार नहीं मानना है, बस डटे रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल है। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। अनुप्रस्थ तरंग, सरफेस वेव, सतही तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। तो देखिए भाई, जो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है, इसका आंसर हो जाएगा। ट्रांसवर्स वेव है। तो देखिए, हम लोग जान जाएं और भी वेव के बारे में जानें तो देखिए, सरफेस वेव जो होता है, दो अलग अलग माध्यम की सीमा पर ट्रेवल करता है, ठीक ना। जो सरफेस वेव होता है, सतही तरंग होता है, जो दो अलग अलग माध्यम की जो बाउंड्री पे है वहां पे ट्रेवल करता है, ठीक है। अब अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है, ये पैरेलल ट्रेवल करता है। माध्यम का कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर होता है, ठीक है। अब अनुप्रस्थ में क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर होता है। अनुप्रस्थ में क्या हो जाता है, ई और बी। ईएम वेव में ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव, इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अगला नंबर 2 नंबर, एक अर्धचालक को उसके शुद्ध रूप में क्या कहा जाता है? ये सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म इज रेफर्ड टू एज आंतरिक अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डोप्ड सेमीकंडक्टर, डोप्ड अर्धचालक, क्रिस्टलीय सेमीकंडक्टर। तो भाई देखिए, हम लोग का इसमें क्या है, सिर्फ आंसर जान जाना मान के चले। देखिए, आंसर है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आंसर बढ़ के आगे बढ़ जाएंगे तो फिर और भी दूसरे चैनल पे लोग करवाते हैं, वहां पे आप लोग जाके देखिए। मेरे यहाँ कहने का मतलब है कि जब तक आप क्वेश्चन में कंसेप्ट नहीं समझिएगा, इसके अलग मान के चलिए कि अगला बोलेगा कि जो मतलब अशुद्धि में रहता है उसको क्या कहेंगे, तो आप लोग नहीं बता पाइएगा, क्योंकि आंसर देख लिए सिंपल। तो देखिए, हम लोग कंसेप्ट भी जानेंगे, उससे रिलेटेड जितना भी हम लोग को हो सके उतना हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से रिलेटेड। तो हम इसीलिए हम आपको बोले हैं ना, अगर 30 क्वेश्चन है ना, तो आपको 30 से यानी 50 से 60 आप लोग को एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको जानने को मिलेगा, एक्स्ट्रा कंसेप्ट जानने को मिलेगा आपको इस संबंध में, ठीक है। तो भाई इसमें हम लोग ये देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले है, कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाया गया है तो इसको क्या कहेंगे, इसको शुद्ध रूप कहेंगे। तो भाई हम लोग जब कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलाते हैं तो वो शुद्ध कहलाता है, प्योर। तो प्योर जो कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, वही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है, ठीक है। अगला पूछोगे भाई कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं भैया? तो जो अशुद्धि मिला देते हैं ना हम लोग, इम्प्योरिटी मिला देते हैं, तो उसी को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और डोपिंग क्या है? डोपिंग एगो टर्म होता है। तो डोपिंग मतलब होता है अशुद्धि मिलाने के को डोपिंग कहते हैं, ठीक है। तो डोप्ड सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ही मतलब बाह्य अर्धचालक का ही दूसरा नाम है, क्योंकि इसमें डोपिंग करते हैं, डोप करते हैं, ठीक है। अगला क्रिस्टलीय सेमीकंडक्टर। क्रिस्टलीय सेमीकंडक्टर क्या होता है? यह केवल सेमीकंडक्टर के भौतिक संरचना को दर्शाता है, क्रिस्टल को दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग का क्लियर हो चुका होगा चारों ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तीसरा, किया गया कार्य किसके बराबर होता है? वर्क डन इज इक्वल टू शक्ति इंटू विस्थापन, पावर इंटू डिस्प्लेसमेंट, चाल इंटू विस्थापन, स्पीड इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुने विस्थापन, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, बल गुने समय, फोर्स इंटू टाइम। तो डब्ल्यू बराबर क्या हम लोग जानते हैं ना भाई, डब्ल्यू बराबर एफ डी, फोर्स, डी से डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आंसर है यहाँ पे। चलो यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अगला नंबर 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गुण फाई द्वारा दर्शाया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग पर प्रॉपर्टीज डिनोटेड बाय फाई? चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ, चौथा है इंडक्टेंस प्रेरकत्व। तो देखिए हम लोग जानते हैं जो फाई होता है क्या होता है? फाई मेरा है द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई जो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ये ग्रीक टर्म है, ये डिनोटेड होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हिंदी में हम बता देते हैं कि किसी दी गई सतह से गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। जो भी एक सतह दिया गया है उससे गुजरेगा चुंबकीय रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जिसे ग्रीक शब्द फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई हमारा पे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को क्या चीज से डिनोट करते हैं? बी से, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? चुंबकीय बल प्रबलता। चुंबकीय बल प्रबलता मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को एच से, ठीक है, एच से डिनोट करते हैं। आप प्रेरकत्व इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को क्या चीज से? एल से या एम से, ठीक है दोस्तों। चलिए 4 नंबर ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है ना कि एक जैसे इसका आंसर है, मान के चलिए कि फाई है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हम आपको डिफिनीशन भी बताएं और उससे रिलेटेड मान के चलिए मैग्नेटिक फील्ड किससे डिनोट होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किससे डिनोट होता है, इंडक्टेंस किससे डिनोट होता है, यहाँ भी आपको ये भी बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला नंबर 5 नंबर, चुंबकीकरण की तीव्रता आई और चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को क्या कहा जाता है? द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इज कॉल्ड। चुंबकीय सुग्राह्यता मैग्नेटिक सस्पेप्टेबिलिटी, चुंबकीय तीव्रता मैग्नेटिक इंटेंसिटी, सापेक्षिक परागम्यता रिलेटिव परमिएबिलिटी, चुंबकीय परागम्यता मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो देखिए भाई जो मेरा चुंबकीय सुग्राह्यता होता है ना, मैग्नेटिक सस्पेप्टेबिलिटी, ये होता है एक्सएम से डिनोट करते हैं, एक्स आई बटे एच होता है मेरा, ठीक ना, ये होता है मैग्नेटिक सस्पेप्टेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए पहला ऑप्शन आंसर हो गया, लेकिन आंसर तक ही हमें नहीं रहना, आगे भी बढ़ना है। तो देखिए जो चुंबकीय तीव्रता होता है मेरा क्या होता है? एच होता है, ठीक है। और रिलेटिव परमिलिटी सापेक्षिक परागम्यता, रिलेटिव परमिलिटी क्या होता है? म्यू आर। म्यू आर बराबर क्या होता है? म्यू बटे म्यू नॉट, ठीक है। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है मेरा? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा? म्यू बराबर बी बटे एच। देखिए हम लोग 3-4 टर्म नए नए चीज सीखे ना भाई, इसीलिए बोलते हैं कि जैसे देखिए चुंबकीय सुग्राह्यता इसका तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, आई बटे एच। चुंबकीय तीव्रता को एच से सापेक्षिक रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है म्यू आर, म्यू बटे म्यू नॉट हो गया, ठीक है। अब परागम्यता क्या हो गया? म्यू बराबर बी बटे एच, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर चलते हैं हम लोग 6 नंबर, ये प्रकाश बल्ब को 120 वोल्ट आपूर्ति के लिए 100 वाट पर रेट किया गया है, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें। ए लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट फॉर 120 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ठीक है। हम लोग इसमें जानते हैं P बराबर वी आई बराबर वी अपॉन आर, तो P बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर आर, तो आर बराबर वी स्क्वायर बटे P, तो इससे आंसर आ जाएगा आपका 120 गुने 120 बटे 100, 144 ओम आंसर। चलो ठीक है। अगला नंबर 7 नंबर, एलईडी इलेक्ट्रॉनिक परपथ में किस प्रकार के अर्धचालक का उपयोग किया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज यूज्ड इन एलईडी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? प्रतिकारित अर्धचालक, कंपोजिट सेमीकंडक्टर, आंतरिक इंटरसिक सेमीकंडक्टर, अपरिहार्यित अर्धचालक, डीजेनरेटेड सेमीकंडक्टर, यौगिक अर्धचालक, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो देखो भाई जो एलईडी होता है लाइट इमिटिंग डायोड, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों, एलसीडी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है एलसीडी का फुल फॉर्म। तो देखिए एलईडी में क्या चीज यूज होता है? गैलियम आर्सेनाइड, हम लोग पढ़ते हैं GaAs, गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फॉस्फाइड GaP, गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फॉस्फाइड, इसमें एलईडी यूज होता है। ये क्या है? ये है कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। तो देखिए ऑप्शन ए है
कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर है, इसमें है कि एन टाइप और पी टाइप दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है, ठीक ना। इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर तो जानते ही हैं, प्योर सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और ऑप्शन सी है, क्या है, ये है हमारा डीजेनरेटेड सेमीकंडक्टर। डीजेनरेटेड सेमीकंडक्टर उसको कहते हैं जब एक्सट्रीम डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है ना, उसी को डीजेनरेटेड सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यौगिक अर्धचालक। चलो भाई 8 नंबर, यदि कोई वस्तु किसी इमारत के शीर्ष से गिराई जाती है, ठीक है, यदि कोई वस्तु किसी इमारत के शीर्ष से गिराई जाती है और वह टी बराबर 4 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड, एग्जाम में भी आपको इसी तरह से करना है न्यूमेरिकल रहेगा तो, और जी दिया हुआ है 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर जमीन पर पहुंचती है तो इमारत की ऊंचाई वायु प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए बताना है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड इट रीचेज द ग्राउंड एट टी बराबर 4 सेकेंड एंड जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, 78.4, ठीक है, 80.5, 79.2, 77.3। तो देखिए भाई, इसमें हम लोग ऊंचाई यदि ऊपर से गिराई गई है कोई भी वस्तु, तो इनिशियल जब गिराने समय हो जाएगा यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या होता है, एच बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यू 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है हमसे, हाइट पूछ रहा है, एच बराबर हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल आप लोग निकाल दीजिए, हाफ ये दिया हुआ है 9.8 और टी कितना दिया हो 4, तो 4 4 16 यानी 8, 9.8 इंटू 8 कितना आंसर हो जाएगा भाई बता दो, 78.4। कोई दिक्कत नहीं, 78.4 ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, एक ऑटोमोबाइल वाहन का द्रव्यमान 2315 kg है, यदि वाहन को 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ रोका जाता है। ऋणात्मक त्वरण मतलब क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन माइनस 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ रोकना है, तो वाहन और सड़क के बीच कितना बल होना चाहिए। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 2315 kg, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद ए नेगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। -2540 -3935.5 1224 और 2346 न्यूटन। तो देखो इसमें जो निगेटिव एक्सीलरेशन दे दिया है, तो मेरा आंसर जब भी होगा तो ऑप्शन नंबर ए नहीं तो बी होगा, निगेटिव में ही होगा। देखो ए बराबर ए में होता है, इसमें कुछ नहीं करना, बस निगेटिव एक्सीलरेशन का कंसेप्ट है थोड़ा सा। तो देखो एम दिया हुआ है 2315, ए कितना दिया हुआ -1.7, तो गुना कर दीजिए दोनों को, तो -393.55 न्यूटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलो दोस्त आगे 10 नंबर, 3 प्रतिरोध 2 ओम 4 ओम और 5 ओम समानांतर समय में जुड़े हैं, संयोजन का कुल प्रतिरोध बताना है। 3 रजिस्टर 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर कंबाइन इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, बता दो भाई। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ठीक है। इसका 1/R इक्विवेलेंट होगा, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 20/19 ओम, ठीक, ए और नंबर। चलिए अगला, यदि चालक परिपथ बंद है तो धारा भी परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होगा, प्रसारित होगा, और इस धारा को क्या कहा जाता है, ठीक है। इफ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड द करंट विल आल्सो सर्कुलेट थ्रू द सर्किट एंड दिस करंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट धारा, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा, विसरण करंट, डिफ्यूजन धारा, ठीक है, डिफ्यूजन करंट सॉरी, विसरण धारा, पुनर्संयोजन धारा, रिकम्बिनेशन करंट। तो देखो भाई हमारा आंसर जो है इंड्यूस करंट होगा इसका, ठीक है, प्रेरित धारा होगा। जब परिपथ क्लोज सर्किट है तो धारा परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होता है, प्रसारित होता है, तो इस धारा को क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। बट हमको जानना है यहाँ पे सबके बारे में जानना है कि ड्रिफ्ट करंट किसे कहते हैं। तो देखो ये देखिए, ये जो हमारा इंड्यूस करंट जो आया ना, ये किससे आया, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आया है, ठीक है, लिख देते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो मेरा बात पे ध्यान देना है, मेरा राइटिंग पे मत जाइए आप लोग, मेरा बात को देखिए, 1x पे देखिए, 1.5 पे देखिए, 0.9 पे देखिए, जो जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं वो चीज़ आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पे हम लोग बताएंगे ड्रिफ्ट धारा के बारे में बताएंगे, ड्रिफ्ट करंट के बारे में बताएंगे। तो ड्रिफ्ट करंट वो होता है करंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द कैरियर अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द कैरियर, कैरियर के मूवमेंट के कारण अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो कैरियर के कारण मूवमेंट के कारण होता है वही ड्रिफ्ट करंट कहलाता है, ठीक है। डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट किसको कहते हैं, क्या है, करंट काउजेड बाय द डेंसिटी
ग्रेडियंट ऑफ द चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आवेश की गति करने से उत्पन्न होती है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन करंट किसको कहते हैं दोस्तों? ये अकर होता है ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, नाम से ही है रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, इलेक्ट्रॉन होल के रिकॉम्बिनेशन से रिकॉम्बिनेशन करंट ये होता है। ठीक है, अगला नंबर, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पे चलेंगे अब? 12। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के मध्य के विभवांतरों को क्या कहते हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव मोमेंट, इलेक्ट्रोड क्षमता, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईंधन शेल, फ्यूल से। तो देखो भाई इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोलाइट के मध्य विभवांतर को क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ठीक ना, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बाकी ऑप्शन ऐसे ही आपका छट रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका आंसर होगा मेरा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऑप्शन 1 जानते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किसे कहेंगे? ठीक है, यह विद्युत अपघटन द्वारा धातुओं को शुद्ध करने की प्रक्रिया रिफाइनिंग, ये इसका आंसर देखो बता दिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका आंसर है, बट इसके बारे में जानते हैं रिफाइनिंग है क्या? धातुओं को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्ज। डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्ज। ठीक, अब ये फ्यूल सेल तो जानते ही हैं, ईंधन सेल। चलो भाई यहां तक क्लियर है। 13 नंबर हम लोग पढ़ेंगे, खाली स्थान को तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि प्रति इकाई प्रतिरोध में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। खाली स्थान इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ऑप्शन, किसी चालक का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ना, बहाव वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पीछे बता चुके हैं क्या होता है? प्रतिरोध का तापमान गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, चालकता कंडक्टिविटी। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का तापमान गुणांक। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा जो होता है ना मेरा भाई, डेल आर बटे आर नॉट इंटू डेल टी, ये होता है अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अगला सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का ऐसा यूनिट क्या है? तो देखो जी का ऐसा यूनिट हमसे पूछ रहा है ना, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो R क्या है? सेपरेशन है। ठीक है, तो G बराबर क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर बटे क्या? m1 m2। ठीक है, तो F फोर्स का यूनिट न्यूटन, R है डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो आर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, और नीचे मास केजी में है, तो एक मास गुने एक मास, तब मास का स्क्वायर हो जाएगा, तो केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फोर्स का जानते हैं, ये बराबर क्या होता है मेरा? जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, तो जी बराबर क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2, तो एफ का क्या हो जाएगा? न्यूटन, आर स्क्वायर का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, आर मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन है, आर मतलब ये मत समझिएगा रेजिस्टेंस, सेपरेशन है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस, तो मीटर स्क्वायर, इधर मास है, 2 गो मास है, तो केजी तो केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए अगला, स्वप्रेरक की बीमा क्या है? व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए भाई सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाता है मेरा, बता दीजिए आप। सेल्फ इंडक्टेंस होता है W बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या निकल जाएंगे हम लोग? एल निकालेंगे, क्या हो जाएगा? एल होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस 2 ओमेगा बटे क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर, आई करंट है। ठीक, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाता है? डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? एफ डी। तो ठीक है, एफ डी यानी क्या? वर्क का यूनिट डायमेंशन क्या है? वर्क का डायमेंशन मेरा क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2
2 तो 2 हो जाएगा। अब आई करंट है, करंट एम्पियर स्क्वायर। तो देखिए भाई एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 एम्पियर पे पावर -2। ठीक, अगर आप लोग बोलिएगा तो इसमें हम ये भी बता सकते हैं आपको कि क्या चीज़ कि वर्क का यूनिट कैसे निकालते हैं। वर्क का यूनिट क्या होगा, वर्क का सॉरी डायमेंशन एफ डी होता है ना, वर्क का डायमेंशन हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको यहाँ पे। वर्क वर्क बराबर देखो क्या होता है, W बराबर एफ डी होता है ना, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स बराबर क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, और डी से डिस्प्लेसमेंट को क्या लेंथ है, तो मास का क्या हो जाएगा केजी। ठीक है, मास का केजी, तो केजी को क्या करेंगे एम डायमेंशन में लिख रहे हैं। और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, क्या है लेंथ बटे समय स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना यार एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर को एल लेंथ लिख देंगे, सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख देंगे टी स्क्वायर। तो ठीक है, डायमेंशन में लिख दें एम इंटू एल बटे टी स्क्वायर, और इधर एल। ठीक है, तो एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 आ गया इधर, और उधर क्या था एल बराबर क्या था 2W बटे आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर, आई मतलब करेंट, तो करेंट का एम्पियर होता है, तो एम्पियर पे पावर -2 आ गया। यही इसका आंसर है। ठीक है, आपको पीछे इसमें जगह नहीं था तो आपको थोड़ा पीछे बताया। चलिए भाई 16 नंबर देख रहे हैं ना, क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठीक है इसमें है, अच्छा है। 16 नंबर में है कि किसी दिए गए समय के दौरान किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इज कॉल्ड। वेग, वेलोसिटी, स्थिति, पोजीशन, दूरी, डिस्टेंस, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा दूरी। किसी दिए गए समय के दौरान किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या कहलाते हैं, तो वेग परिवर्तन के दर को अति विस्थापन परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं, और वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तब वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन परिवर्तन के दर। अब पोजीशन क्या होता है, स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए भाई अगला 17 नंबर, डोप्ड अर्धचालक को के रूप में भी जाना जाता है। डोप्ड सेमीकंडक्टर इज आल्सो नोन एज विसरित अर्धचालक, डिफ्यूज सेमीकंडक्टर, आंतरिक अर्धचालक, इंटरसिंक सेमीकंडक्टर, डिफ्यूजन सेमीकंडक्टर, विसरण अर्धचालक, बाह्य सेमीकंडक्टर, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। देखिए बताए थे डोपिंग क्या है, डोपिंग अशुद्धि मिलाने के है, तो ये एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में किया जाता है। इसका आंसर एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है। ठीक है, चलिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत स्पेक्ट्रम का हिस्सा नहीं है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बीटा किरण, माइक्रोवेव, रेडियो तरंग, पराबैंगनी तरंग। तो देखिए भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्स, गामा। तो इसमें बीटा नहीं है, तो आंसर इसका बीटा किरण। ठीक है, चलो भाई 19 नंबर, चलिए 18 तक आप लोग अपना स्कोर बताइएगा साथियों। 19 हम लोग कर रहे हैं, 18 तक आप लोग अपना स्कोर बताइए। 19 नंबर, जब भी कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसे क्या कहलाते हैं। व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी एलोन, व्हाट इज इट्स कॉल्ड, फ्री फॉल, रिवोल्यूशन, परिक्रमण, रोटेशन, अधोमुखी गति। तो देखिए इसका आंसर मेरा 19 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आप ही लोग बता दीजिए। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्री फॉलिंग। केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा फ्री फॉलिंग। तो देखिए रोटेशन और रिवोल्यूशन में अंतर हम लोग पिछले वीडियो में भी आप लोग बता चुके हैं, फिर से एक बार देख लो आप लोग कि अपने अक्ष पे घूमना रोटेशन कहलाता है, जो एक अक्ष है उस पर घूमना रोटेशन कहलाता है। ठीक है, और डाउनवर्ड मोशन का रिवोल्यूशन तो कहीं भी घूम रहा है, नॉर्मल रिवोल्यूशन। और डाउनवर्ड मोशन मतलब सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं हम लोग, स्टेयर से नीचे आ रहे हैं, डाउनवर्ड मोशन का एग्जांपल हो गया। चलिए बल को मापने की, तो इसका आंसर फ्री फॉलिंग होगा। बल को मापने की एसआई यूनिट क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स, बोलना ही नहीं है, न्यूटन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हेनरी क्या चीज़ का यूनिट है, इंडक्टेंस का यूनिट है। जूल क्या चीज़ का यूनिट है भाई, कार्य ऊर्जा का यूनिट है। मीटर क्या चीज़ का यूनिट है, क्या है, दूरी का यूनिट है। लेंथ का यूनिट है मीटर, किलोमीटर, मीटर, हाँ लेंथ का यूनिट है। ठीक, चलिए 21 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा है जब इसे खाली स्थान के विभवांतर के माध्यम से त्वरित किया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाई एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, कितना पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दिया है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वोल्ट में होता है, तो वो करना ही नहीं है कुछ, 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा ही होता है कि एक
1 वोल्ट क्या चीज, 1 वोल्ट मतलब ये के विभवांतर से त्वरित होने वाला काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और देखिए इसमें हम लोग देखिएगा जूल क्या हो जाएगा, बताइए। अर्ग, अर्ग क्या है, अर्ग बताइए, अर्ग क्या है। अर्ग आप लोग जानते हैं सीजीएस में ऊर्जा का मात्रा है भाई, सीजीएस में ऊर्जा की मात्रा है अर्ग, ठीक। 21 नंबर मेरा हो गया है। चलते हैं अब हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। साथियों यहाँ तक अगर आप लोग आ चुके हैं, किस तक देख चुके हैं, तो जरूर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तभी आप लोग यहाँ तक आए हैं। तो भाई यहाँ तक आए हुए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को जरूर से जरूर भाई सब्सक्राइब कीजिए और अपने नीडी वन साथियों वहाँ तक शेयर आप लोग कीजिए कि उनको भी हेल्प मिल जाए। और साथियों आपके पास अभी समय है, 17 से 18 दिन समय है, तो आप लोग अभी भी कर सकते हैं। डिमोटिवेट नहीं होना है, बस अंतिम तक लगे रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए अंत में जब एग्जाम में, जैसे मान के चलिए रिजल्ट मेरा नहीं हुआ, सपोज है, ठीक है, नहीं का सवाल ही नहीं है, बट मेरा मान के चलिए नहीं हुआ, तो जब हम लोग सेल्फ एनालाइज करेंगे अपने आप में, तो हम अपने दिल पे हाथ रख के पूछेंगे अपने आप से, स्व मूल्यांकन करेंगे, तो उसमें कहेंगे, पूछेंगे अपने आप से कि क्या हमने पूरा मेहनत किया था, क्या हमने पूरा एफर्ट डाला था। अगर उसमें अंतरात्मा में अगर जवाब आपका आ गया कि हाँ भाई हमने पूरा एफर्ट डाला था फिर भी ना हुआ, तब ठीक है। अगर वहां पे आपको देखिए, आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, हर किसी से आप झूठ बोल सकते हैं, बट अपने आप जो आपका अंतरात्मा है ना दोस्त, उससे आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो अगर वहां पे आपका जवाब आ गया कि हाँ हमने मेहनत किया था, सही मेहनत किया था, फिर रिजल्ट नहीं हुआ, तब वहां पे आप सेटिस्फाइड होइएगा। अब फिर अगर रहेगा कि हमने पूरा मेहनत नहीं किया था, तो बहुत रिग्रेट होगा दोस्त। 993 पोस्ट है मित्रों, 993 पोस्ट है। अगर इसमें आपको मान के चलिए आपका दोस्त का हो गया, आपका नहीं हुआ, तो कितना रिग्रेट होगा। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि अभी भी समय है, बिना कुछ इधर उधर किए हुए बस अपने तैयारी पे फोकस कीजिए। फालतू का हम 1 मिनट हम बर्बाद नहीं करने देंगे अपना, ठीक है। हम तो रहते भाई आपके जगह पे ऐसे ही करते। बाकी आप लोग की इच्छा, आप लोग भी खुद समझदार हैं, 18-19 साल उम्र हो गया है। चलिए 22 नंबर, प्रकाश की तीव्रता मापने की यूनिट क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मीटर, मोल, कैंडेला, ओम। तो देखिए प्रकाश की तीव्रता कैंडेला में मापा जाता है, ठीक है। मोल क्या है, 7 जो यूनिट है ना स्टैंडर्ड यूनिट, उसी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो मोल किसका है, मोल क्या है बताइए, पदार्थ की मात्रा का है, या पदार्थ की तीव्रता का है, प्रकाश की तीव्रता का है कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का है मोल, ठीक। चलिए 23 नंबर, जब एक द्विध्रुव को एक असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह क्या अनुभव करता है। व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस, केवल शुद्ध बल लेकिन कोई टॉर्क नहीं, ओनली नेट फोर्स बट नो टॉर्क, टॉर्क और बल दोनों, बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्स, केवल टॉर्क लेकिन कोई बल नहीं, टॉर्क बट नॉट नेट फोर्स, इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई इसमें मेरा हो जाएगा आंसर, मेरा इसमें होगा करेक्ट ऑप्शन है इसमें दोनों, बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्स। तो देखिए आप लोग बताइए कि टॉर्क किसे कहते हैं। टॉर्क के बारे में आपको बताया गया है। देखिए जब कोई डायपोल प्लेस्ड होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो दोनों लगता है, फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी लगता है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इसका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते 24 पढ़ रहे हैं, ठीक है। 24 में क्या है, 6 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा जमीन के सापेक्ष 18 जूल है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरा दिया हुआ है, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 6 kg इज 18 जूल, 18 जूल रिलेटिव टू द ग्राउंड, फाइंड दिस हाइट्स। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, पीई बराबर mgh, जी पूछ रहा है मैंने एच पूछ रहा है, तो पीई बटे mg, पीई दिया हुआ कितना मेरा 18, एम कितना दिया हुआ 6, जी दिया हुआ 10, कितना आ जाएगा 6 18, 0.3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्या चुंबकीकरण की तीव्रता का व्यंजक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। आई बराबर आर सी, आई बराबर वी अपॉन एम, आई बराबर एम अपॉन वी, आई बराबर वी आर। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों आई बराबर एम बाई वी। और आई बराबर आर सी हो जाता है, टाइम कांस्टेंट हो जाता है। किसका टाइम कांस्टेंट हो जाता है, सर्किट का टाइम कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट हो जाता है। तो देखिए आई बराबर एम बाई वी इसका आंसर है। तो एम क्या हो जाएगा बताइए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चलिए 26 नंबर, 12 इंटू 12 गुने 10⁻⁻5 कुलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव 10⁻³ न्यूटन पर कुलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में
क्षेत्र की दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा जाता है। विद्युत क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव पर लगाए गए टॉर्क का निर्धारण करें। दिया साइन 30 दिया हुआ है मेरा 0.5। तो देखो भाई टाउ बराबर बहुत बार कर चुके हैं हम लोग इसको, पी साइन थीटा, ये तो आधी हो गया होगा। पी दिया हुआ है मेरा 12 इंटू 10⁻⁻5, ई दिया हुआ है कितना 10⁻⁻3, साइन थीटा दिया 0.5, तो इसका क्या हो जाएगा 6 × 10⁻8 न्यूटन मीटर। चलिए 27 नंबर, एक लैंप 20 सेकेंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा की खपत करता है, शक्ति बताना है। तो ए लैंप कंज्यूम 2000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 20 सेकेंड पावर। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, E/T हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी है 2000, टाइम दिया हुआ 20 सेकेंड, पावर है 200 वाट। ठीक है भाई, हम लोग 27 तक कर लिए हैं। अगला 28 पे आते हैं। तो भाई 27 तक आप लोग अगर वीडियो को देख लिए हैं तो भाई आप लोग वीडियो को आपको पसंद आया होगा तभी 27 तक आप लोग देखे हैं। तो भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये वीडियो को देख लिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। और जितने भी लोग जो इस चैनल के बारे में नहीं जानते वो अपने साथियों का, आप लोग का कर्तव्य है जो वीडियो देख रहे हैं कि अपने साथियों तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि वे चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो रन करवाया जा रहा है सेलेक्टेड रेडियो एसआई द्वारा। ठीक है, एसआई एवं उनकी टीम है उनके द्वारा रन कराया जाएगा। इसमें जितने भी स्टाफ माने जितने भी टीम मेंबर है इसमें सभी वायरलेस से रिलेटेड ही है। तो भाई आप लोग को एकमात्र ऐसा चैनल है यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए भाई 28 नंबर पढ़ते हैं। दो आवेशों के बीच का बल 160 न्यूटन है। यदि आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल क्या होगा। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज 160 न्यूटन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज इज डबल देन द फोर्स क्या होगा। फोर्स विल बी 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 60 न्यूटन, 30 न्यूटन। तो देखो क्या होता है, एफ जो होता है, एफ बराबर क्या, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। ठीक है, तो 1/r² होता है, यानी आर दोगुना कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2r² हो जाएगा ना, तो 1/4r², 1/4 हो जाएगा। तो 160 का 1/4 कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन। चलो 29 नंबर, यदि किसी पिंड पर शुद्ध बाह्य बल 0 है तो इसमें क्या होगा। इफ ए बॉडी नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन इट्स है 0 अवधि 0 टाइम, 0 त्वरण 0 एक्सेलरेशन, 0 द्रव्यमान 0 मास, गैर शून्य त्वरण नॉन 0 एक्सेलरेशन। तो देखिए भाई एफ बराबर हम लोग जानते हैं, एम ए जानते हैं, तो एफ 0 कर दिया है। तो या तो मास 0 होगा या तो एक्सेलरेशन 0 होगा। अब मास 0 होता नहीं है क्योंकि 0 मास का कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो इसलिए एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो यानी 0 त्वरण। ये देखिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा है। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। और हाँ यूपी पुलिस PYQ का फिजिक्स का ये लास्ट सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग को बताएंगे नहीं, इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस पिंड का द्रव्यमान क्या है जो 150 न्यूटन के बल के साथ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण दर से त्वरित होता है। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी दैट एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद द फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। 30 kg, 27 kg, 25 kg, 45 kg। तो ये बराबर एम से बन जाएगा, ये 30 kg आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो साथियों आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, अच्छी बात है। वीडियो आप लोग देखे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपका स्कोर कितना आ रहा है, 30 में कितना आपका आ रहा है। आप लोग हाँ पूरा अटेम्प्ट कीजिएगा वीडियो। और भाई हम लोग का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है @TECHNICAL खाकी, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। और हाँ आप लोग भाई डिमोटिवेट हो रहे हैं, बहुत 2-3 साथियों का मैसेज आया कि भैया डिमोटिवेट टाइप से फील हो रहा है, इतना कम समय बचा है। तो देखिए भाई सबके लिए समय कम है, और जो हारा ना, जो मैदान छोड़ा वही हारा। हम मैदान में डटे रहेंगे, हम अंतिम समय तक लड़ेंगे। और हाँ बस आप लोग से एक निवेदन है कि आप फालतू का एक भी समय बर्बाद मत कीजिए, इधर उधर के कामों में मत रहिए, ये और निगेटिव लोगों से दूर रहिए। जो भी लोग बोलता है कि भाई इसमें सेटिंग चलता है, ये होता है वो होता है, सब फर्जी बात है। आप बस अपना एक सीट पे आपको फोकस होना चाहिए। 993 सीट है, बहुत सारे निगेटिविटी है। आपको पॉजिटिव, जिनसे भी आपको बात करने में पॉजिटिविटी फील होता है उन्हीं से बात कीजिए। मोबाइल से कट के रहिए, अभी ज़्यादा इधर उधर बात नहीं करना है। सोशल मीडिया तो एकदम छोड़ दीजिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ दीजिए। जब आपका 993 सीट पर सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब आप एक अलग दुनिया में रहिए, आप एक अलग जोन में आ जाइएगा। सोसाइटी आपके बारे में ज़्यादा अच्छा सोसाइटी का देखने का नज़रिया, आपको देखने का नज़रिया सोसाइटी का चेंज हो जाएगा। आपके माता पिता के लिए भी उनका नज़रिया चेंज हो जाएगा। तो भाई यही समय है, 18-19 दिन बचा हुआ है, एकदम जी जान लगा देना है अपना, एकदम एक सीट लेके ही रहना है, ज़्यादा फालतू का बकवास में नहीं पढ़ना है। और हाँ इसी तरह से पढ़ते रहना है। और हाँ साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अपने माता पिता का जरूर ख्याल रखिएगा। और इसका PDF आपको ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा। जय हिंद साथियों।